डर्बन, दक्षिण अफ्रीका के भारतीय कंसोलावास स्थित स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र के निदेशक डॉक्टर चैतन्य प्रकाश योगी जी, हिंदी शिक्षा संघ दक्षिण अफ्रीका के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री राजेश लक्ष्मण जी, युवा हिंदी सेवी सुश्री आराधना रामबली एवं सुश्री सुष्मिता बुदाई, सुप्रसिद्ध कवि श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, प्रतिष्ठित कवयित्री सुश्री ममता किरण जी, सुश्री सृष्टि हरिनारायण जी तथा सभी दर्शकगण, स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र एवं हिंदी शिक्षा संघ दक्षिण अफ्रीका के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित हिंदी दिवस समारोह में कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को हिंदी दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं। भारत का हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को संविधान सभा के यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार को आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत में अधिकतर क्षेत्रों में ज्यादातर हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया और इसी निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने के लिए वर्ष 1953 से पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने को कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। आज के कार्यक्रम के प्रारंभ हम भारत के माननीय विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के संदेश से करेंगे। नमस्कार। हिंदी दिवस के अवसर पर मैं विदेश में हमारे दूतावासों, उच्चायोगों, कौंसलावासों और हिंदी की प्रगति के लिए कार्य करने वाले सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है कि हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा समारोह में मनाने के लिए सभी लोगों ने पूरी लगन से काम किया है। जैसे जैसे भारत दुनिया में प्रगति कर रहा है, हमारी संस्कृति और परंपराओं के प्रति लोगों में रुचि बढ़ रही है। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं उस विरासत के महत्वपूर्ण पहलू हैं। इसीलिए विदेश में विश्वविद्यालयों, स्कूलों और अन्य संस्थाओं में हिंदी के प्रति और अधिक रुचि पैदा करना हमारा प्राथमिकता है। मुझे यह भी विश्वास है कि विदेश स्थित हमारे मिशनों के कामकाज में अधिक से अधिक हिंदी का उपयोग किया जाएगा। मैं एक बार फिर आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद। हमें प्रसन्नता है कि अब भारत की माननीय विदेशी राज्य मंत्री सुश्री मीनाक्षी लेखी का संदेश हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर और विदेश में जुड़ने वाले सभी हिंदी प्रेमियों को मेरी तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा के अवसर पर हमारे मिशन, केंद्र समूह और शिक्षण संस्थाओं के साथ मिलकर व्यापक रूप से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसमें हिंदी प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। हिंदी भाषा सरल है, सहज है, वैज्ञानिक है। जैसा बोलो वैसा लिखो और जैसा लिखो वैसा ही बोलो। इन्हीं खूबियों के कारण हिंदी आज भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली और समझे जाने वाली भाषा है। इस बात की खुशी है कि हिंदी भाषा अब विदेशों में भी बहुत अधिक लोकप्रिय हो रही है और वह भारत की कहीं ना कहीं पहचान बन चुकी है। वैश्विक मंचों पर माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हिंदी में दिए गए भाषण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी का कद बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। उनके शब्द देश विदेश के हिंदी प्रेमियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं
और साथ ही युवा पीढ़ी भी अब बढ़ चढ़कर हिंदी बोलने में काफी दिलचस्पी ले रही है। मुझे विश्वास है कि हम सब हिंदी को सरलतम रूप में अपनाएंगे और अपने कामकाज में दैनिक दिनचर्या की रोजमर्रा की भाषा की तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे और अधिक से अधिक इसका प्रयोग करेंगे। भारत सरकार की राजभाषा नीति का आधार सद्भावना, प्रेरणा और प्रोत्साहन है। यही कारण है कि हमें इसी राज संबंधी होने के कारण अनुदेशों एवं आदेशों का पालन तत्परता तथा ईमानदारी के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है। आइए हम सब इस अवसर पर संकल्प लें कि हम सब मिलकर राजभाषा हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को माध्यम बनाते हुए सफलता के नए आयाम स्थापित करेंगे। एक शिक्षित, सुदृढ़ और विकासशील से हटकर विकसित देश बनाने का प्रयास करेंगे। देश विदेश में रहने वाले हिंदी प्रेमियों से मुझे एक और गुजारिश करनी है, एक और बात मैं उनसे दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आप अपने बच्चों को हिंदी भाषा तथा अन्य देश की भाषाओं में बातचीत करने के लिए आगे बढ़ाएं और उनको शिक्षा दीक्षा भी इन भाषाओं की अवश्य दें, ताकि वह अपने संस्कारों से तथा भारत की संस्कृति से जुड़े रहें। एक बार फिर आज हिंदी दिवस के अवसर पर और हिंदी पखवाड़े के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। उनके शुभकामना संदेश के लिए माननीय विदेश राज्य मंत्री जी का आभार। अभी अगली परिचर्चा के लिए हमारे बीच हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से शिक्षा प्राप्त युवा हिंदी सेवी सुश्री आराधना रामबली, सुश्री सुष्मिता बुदाई का हिंदी वाणी रेडियो के मुख्य संचालन प्रबंधक श्री राजेश लक्ष्मण जी। नमस्ते प्रिय श्रोतागण और हमारा दर्शक जो है, आज बहुत खुशी की बात है, हमारे दो बेटियां जो है जिन्होंने केंद्रीय हिंदी संस्थान में कुछ महीने बिताए थे 2019 या 2018 में, कब 2017 में हाँ, हमारे साथ आज है और मैं आपको उनको परिचय करना चाहते हैं। सबसे पहले है हमारा सुष्मिता बुधई जी। सुष्मिता जी नमस्ते और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम पर। नमस्ते राजेश जी। और दूसरी है आराधना रामबली जो हमारे कार्यक्रम में हमारा हिंदवाणी में काम करती है, न्यूज़ रिपोर्टर हिंदी डिपार्टमेंट में। आराधना आपका भी स्वागत है। सुनाई नहीं दे रही है जी। नमस्ते जी हाँ, आप ठीक है, आप सुनाई दे रहे हैं आपको? हाँ, अभी सुनाई देती है। अच्छा ठीक है, तो बहुत संक्षिप्त में शायद आप लोग ये हमारे श्रोतागण के लिए ये बता सकेंगे आपका जो अनुभव और जो एक्सपीरियंस वहाँ था कैसे थे। शायद आप शुरू करेंगे आराधना जी। सॉरी पूरी क्वेश्चन मैंने नहीं सुना क्योंकि तो आपका अनुभव कैसा था जब आप आगरा यूनिवर्सिटी में थे, केंद्रीय हिंदी संस्थान के द्वारा जब आप गए थे, तो आपका अनुभव वहाँ क्या था? तो जब से मैं पैदा हुई हूँ मैं ये सुन रही हूँ कि भारत हमारी जो मातृभूमि है, तो भारत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो तब से मैंने सोचा था है कि मैं वहाँ जाना चाहती हूँ और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मेरे लिए एक सपना पूरा हो गया है वहाँ जाकर। और अनुभव ये था कि बहुत ही अच्छा था क्योंकि बहुत देशों के लोगों से मिलने का अवसर मिला। बहुत के साथ दोस्ती हुआ जो दूसरे देशों से है। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो कॉमन लैंग्वेज था हिंदी था। तो
वहाँ पे हमें हिंदी में ही बात करनी पड़ी कम्युनिकेट करने के लिए। तो यही सबसे बड़ी बात है। अच्छा सुष्मिता जी, आपका अनुभव क्या था, क्या थी? मेरे अनुभव जो है, तो जैसे आराधना जी ने कहा कि बचपन से हमें बताया गया है कि भारत इंडिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है जी और हमारे दिल में एक खास जगह है उसके लिए। तो जब ये मौका मिला वहां जाने के लिए, तो उसको गवा नहीं सकते, जी क्योंकि हम सिर्फ हिंदी नहीं सीखेंगे, वहाँ के रहन सहन के बारे में सीखेंगे, जी लोग रोज कैसे जीते हैं, क्या करते हैं। और एक और बात है कि 22 या 23 देशों के लोग से मिलने और दोस्ती करने का जो अवसर है, उसको भी हम गवा नहीं सकते, जी क्योंकि वो लोग हमारे बारे में सीखेंगे और हम उनके बारे में। और साथ ही साथ सिर्फ हिंदी नहीं, हम उनकी भाषा को भी सीख सकते हैं। जी हाँ। और वही हुआ है। तो अन्य देशों के लोग जब आए थे, सभी को हिंदी आते थे, या ये आपके लिए उनके लिए एक नई अनुभव था? तो सबको हिंदी आते थे। अच्छा मतलब बातचीत करने के लिए हमें जो सरल हिंदी की जरूरत है, उसको हम सब जानते थे। लेकिन जो हिंदी जिसके लिए वहां हम गए थे पढ़ने के लिए, वो नहीं था। लेकिन जो बातचीत करने के लिए थे, वो सरल हिंदी हम सबके पास थी। अच्छा, तो एक बहुत बेहतरीन मौका अवसर तो होगा ना। बताइए जी, आपको दक्षिण अफ्रीका में हिंदी की बात करने और के अवसर कब और कहाँ मिल पाते? शायद आराधना जी आप शुरू कर सकेंगे। जी बिल्कुल। तो मेरे लिए अलग बात है, क्योंकि हिंदवानी पे मैं हिंदी का समाचार पढ़ती हूँ। तो उस वजह से मैं हिंदी से जुड़े रहती हूँ हर दिन। तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन उसके अलावा आई थिंक सब लोगों के लिए हम सब हिंदी पाठशाला में अवसर मिलता है हिंदी बोलने का और पढ़ने का और लिखने का भी। सिर्फ हिंदी स्कूल में ही होता है। सुष्मिता जी, ये देवनागरी लिपि जो है, जो हम हिंदी में लिखते हैं और पढ़ते हैं, आपको इसको यहाँ दक्षिण अफ्रीका में आप अभ्यास करने की कब और कैसे मौका पाती हैं? तो मुझे बहुत अवसर मिलते हैं। मतलब ऐसे नहीं मिलते, हमें ढूंढना पड़ता है। जी हाँ। तो पहले जब मैं कोई गाना सुनती हूँ, कोई भजन सुनती हूँ, जी तो उसको लिख लेती हूँ। जी अच्छा, हिंदी में। और कोशिश भी करती हूँ कि खुद की भी गाने और भजन लिखती हूँ। और कभी कभी कविताएं लिखती हूँ। और जो हमारे ग्रंथ है, हमारे वेद शास्त्र है, उसमें मुझे बहुत रुचि है। अच्छा। तो उसको पढ़ने में ये एक और मौका है, उसको पढ़ने में, समझने में। तो उसी तरह से मुझे मौका मिलती है अभ्यास करने के लिए। हाँ, तो जैसे हमें पता है कि दक्षिण अफ्रीका की माहौल जरा अलग सा है, और आपका जो जैसे अभ्यास होना चाहे बातचीत, हिंदी में बातचीत करने के लिए, एक मिनट। जी हाँ, वो अंतरा के लिए माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, तो ये हिंदी की बातचीत करते हुए क्या कठिनाइयाँ यहाँ है दक्षिण अफ्रीका? मुझे पता है कि यहाँ की माहौल अलग सा है, भारत की तरह नहीं है, तो भी कुछ कठिनाइयाँ जो हैं आप बताएं। शायद राधना आप पहले जाएगी। आई थिंक सबसे बड़ी
कठिनाई है वो है जो क्योंकि हिंदी हमारी पहली भाषा मुख्य भाषा नहीं है, तो लोगों को सीखना पड़ता है। शायद बचपन से सीख रहे हैं, लेकिन आई थिंक कॉन्फिडेंस कम है जब वो हिंदी बोलते हैं, तो शायद डरते हैं क्योंकि लोग ये कहेंगे या वो कहेंगे, गलत कह रहे हैं। तो आई थिंक सबसे सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग डरते हैं क्योंकि कहीं वो गलत ना हो जाए। अच्छा, आपका क्या ख्याल है सुष्मिता जी? मेरी ख्याल भी कुछ ऐसी है जैसे आराधना ने कहा कि हमारे देश की जो मातृभाषा है वो अंग्रेजी है, हिंदी नहीं है। तो अ, ज्यादा मौका नहीं मिलते हैं हिंदी में बातचीत करने के लिए। जब हम अपने दोस्तों से मिलते हैं या बात करते हैं जो हिंदी जानते हैं, सिर्फ उनसे ही बात कर सकते हैं। और राधा ने एक बात कही कि लोग डरते हैं कि जो वो कहेंगे वो गलत होंगे, तो इसलिए वो ज्यादातर बातचीत नहीं करते हैं। और जब मैं छोटी थी और हिंदी सीख रही थी, मैं शायद 5 या 6 साल की थी, तो मेरे जो अध्यापक है उसने कहा कि अगर तुम डरोगी तो कुछ नहीं करोगे, जी। तो जोर से कहो ताकि तुम खुद को सुन पाओगे और उसी तरह से अपनी गलती को सुधारोगे। जी, ये सही बात है। हाँ, तो दक्षिण अफ्रीका में हिंदी के उपयोग और अभ्यास के लिए आप लोग की सोच में हम क्या क्या करना चाहिए? शायद आप पहले सुष्मिता जी। राजेश जी, ये बात शायद 2 साल पहले की थी जब डॉक्टर योगी ने हमसे बात की थी कि हमें एक कार्यक्रम को मतलब एक कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिसमें हमें सिर्फ हिंदी में बातचीत करना चाहिए, और जो लोग वहां आएंगे वो अपनी कविताएं, अपने कहानियां, अपने गीत, वो सब कुछ वहां पे प्रस्तुत कर सकेंगे। जी। तो शायद हमें ऐसे कुछ करना चाहिए। अच्छा, आपका क्या ख्याल है आराधना जी? इस बारे में आपका तो क्या क्या ख्याल है कि हम हिंदी में दक्षिण अफ्रीका को हम हिंदी को के उपयोग और अभ्यास के लिए क्या क्या करना चाहिए? तो सुष्मिता जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि लोगों को रुचि रखने में बहुत ही कार्यक्रम करना पड़ेगा, क्योंकि कविता, गाना वगैरह। लेकिन आई थिंक उससे भी बड़ी बात है कि हमें बच्चों के लिए हिंदी एक्सेसिबल रखना चाहिए, क्योंकि अगर वो छोटी उम्र से सीख नहीं सकेंगे या सीख नहीं करना चाहते हैं तो ज्यादा मुश्किल होगा जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे। आई थिंक कि जब वो छोटे छोटे हैं तो तभी से हमें उनको हिंदी में परिचय करना चाहिए। अच्छा, तो एक बहुत क्या इंटरेस्टिंग या दिलचस्प इशू है कि हमारे देश में, जी हाँ, हिंदी तो हमारी मातृभाषा नहीं है। हम केवल उसको प्रयोग करते हैं जब हम मंदिरों में जाते हैं या कुछ सत्संग में या फिल्म देखते हैं, मगर तो भी यहाँ दक्षिण अफ्रीका में हिंदी जीवित है। तो उसका क्या विशेषताएं होंगे? आपको कुछ ख्याल है हिंदी में, दक्षिण अफ्रीका की हिंदी में, जो आप लोग को क्या लगता है? मेरे हिसाब से हिंदी जीवित रखने के लिए तो बहुत बड़ा योगदान रामायण और भगवत गीता रही है सालों से, क्योंकि लोग मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो रामायण या भगवत गीता पढ़ने के लिए ही वो हिंदी सीखना चाहते हैं। तो वो ओरिजिनल टेक्स्ट में पढ़ना चाहते हैं।
तो शास्त्रों को जीवित रखने के लिए हमें कुछ करना चाहिए, जैसे हम सत्संग में जाते हैं वगैरह वगैरह, और आई थिंक उससे हम हिंदी को जीवित रख सकेंगे आगे। सुष्मिता जी, आपका क्या ख्याल है? जैसा आराधना ने कहा वो सही है। और एक और बात है कि यहाँ दक्षिण अफ्रीका में जब हम हिंदी में बातचीत करते हैं या सीखते हैं तो हम शुद्ध हिंदी में बातचीत करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। एक मिनट बेटे, माफ कीजिए, आप फिर से शुरू कीजिए। मैं कह रही थी कि जैसे आराधना ने कहा कि जो हमारी रामायण और भगवत गीता है उस द्वारा से हम हिंदी को जीवित रख सकते हैं। और दूसरी बात है, जब हम यहाँ पे हिंदी सीखते हैं तो हम शुद्ध हिंदी सीखना चाहते हैं और बात करना चाहते हैं। लेकिन भारत में ऐसी नहीं है, वो बात नहीं है। वो शुद्ध हिंदी हर जगह नहीं बोलते हैं। जब हम बाहर जाते थे तो वो टूटी फूटी हिंदी में बात करते थे। अच्छा। सिर्फ जो संस्थान है वहां पे हम शुद्ध हिंदी सीखते और बोलते थे। अच्छा, तो बाहर की माहौल कुछ दूसरा था ना? हाँ। So I want to just explain the last point in English. So Shushmita has made a very interesting observation. We were chatting about Hindi and what is the beauty about Hindi in South Africa. And Shushmita and Aratna were saying the biggest challenge we have is that people ko sankoch hote hai, they have doubt or they don't have the confidence of speaking in Hindi. And Shushmita, maybe you want to say what you had to say in English? So, as Aradhana had said that through the Ramayana and Bhagavad Gita, we're trying to keep our Hindi alive, right? But what we have also noticed in India is when we go out of the college and we went around, people do not speak proper Hindi. They do not worry about grammar and all these things here. Yes. It's only when you were in the classroom that we paid so much focus, and that's how we're learning. So what the message you are giving out to our people is that it doesn't necessarily mean that you need to speak in Hindi, in proper Shuddh Hindi. The beauty of the language lies also in its ability to be dynamic and be used within any context that one finds itself. The important thing is to use the language. Is that what I'm hearing? Yes, and as much as we like the Shuddh Hindi, but that Tutti Putti Hindi has its own beauty. Ji haan. And it brings. And I think that. Boliye. Carry on. Continue, Ravi. So I think the more you practice Hindi, the more you practice Hindi, the easier it becomes to speak the language. The more you speak it, the easier it becomes, and the more you sort of the more people are doing it around you, you get influenced to do the same. So when we're talking to the people on the ground, like the auto wale bhaiya or the sabzi wale bhaiya, that Hindi tends to come out, the simple Hindi, because it's a better way to communicate with people, I would say. अच्छा, आप दोनों को तहे दिल से हम धन्यवाद कहना चाहता हूँ। ये जो कार्यक्रम है, ये दोनों हिंदी शिक्षा संघ द्वारा और स्वामी विवेकानंद केंद्र की उसका जो स्वामी विवेकानंद केंद्र की तरफ से हुआ है। तो आपको हम बहुत आभार है कि आप लोग ने हमारे लिए समय निकाला है। धन्यवाद। और कुछ अंत में अगर आप दोनों को कुछ कहना है, अभी कहिए। तो पहले मैं आप सबको शुक्रिया
कहना चाहती हूँ कि हमें ये मौका देने के लिए, हमारे अनुभव के बारे में बातचीत करने के लिए, और जो भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप लोग भी हिंदी सीखिए और उसका जो मजा है उसको भी उठाइए। अच्छा, धन्यवाद सुष्मिता। राणा जी, आपको। जी, मैं सभी को कहना चाहती हूँ तहे दिल से धन्यवाद इस कार्यक्रम के लिए। और अगर हो सके तो इस कार्यक्रम सुनने के बाद भी अगर आप हिंदी में बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल डरिए मत, क्योंकि अगर आप हिंदी में करेंगे तो हिंदी को जीवित रख सकते हैं हमारे देश में। तो यही सबसे जरूरी बात है, चाहे टूटी फूटी हिंदी जैसे सुष्मिता ने कहा या शुद्ध हिंदी, हिंदी हिंदी ही है। तो अच्छा, धन्यवाद और सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दोनों को भी शुभकामनाएं और उम्मीद है कि हम फिर से मिलेंगे। अच्छा, नमस्ते। 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 इस ज्ञानवर्धक परिचर्चा के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी कविता पाठ के लिए हमारे मध्य उपस्थित हैं प्रतिष्ठित कवयित्री सुश्री ममता किरण जी। मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आप अपनी कविता प्रस्तुत करें। जी, सभी को नमस्कार। जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं सभी को नमस्कार करती हूँ। और चैतन्य बता रहे थे कि सृष्टि जी समझ लेती हैं लेकिन बोल नहीं पाती हैं तो जो कुछ मैं यहाँ बोलूंगी उसको सृष्टि जी अच्छे तरीके से समझ रही है। और तो सभी को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और कितनी खुशी की बात है कि आज पूरे विश्व में हिंदी उत्सव मनाया जा रहा है। तो मेरे लिए तो ये और भी ज्यादा खुशी की बात है, क्योंकि मेरा तो जो है वो इसको कहते हैं ना कि सोना उठना जागना और ओढ़ना बिछाना सब कुछ हिंदी में ही है। तो मेरे लिए तो हर दिन ये उत्सव है हिंदी का। तो बहुत बहुत सभी को बधाई देती हूँ, जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं और जो बाहर से सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को, उन सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और बस थोड़ी सी बात ये है कि जो चिंताएं हैं हिंदी को लेकर के, तो मैं उसे एक दो मुक्तक के माध्यम से व्यक्त करती हूँ। बाकी तो सब कुछ बहुत खुशी की बात है कि हिंदी के लिए। और बस एक दो मुक्तक पढ़ती हूँ। वो ये है कि जिसमें सजाए सपने हैं, जिसमें सुनी है लोरिया बचपन में आपने, कि जिसमें सुनी है लोरिया बचपन में आपने, जिसमें सजाए सपने हैं यौवन में आपने, कि जिसमें सुनी है लोरिया बचपन में आपने, जिसमें सजाए सपने हैं यौवन में आपने, करते हैं प्रार्थनाएं जिसमें आप सभी लोग, कि करते हैं प्रार्थनाएं जिसमें आप सभी लोग, उस हिंदी को रोपा नहीं क्यों मन में आपने, कि उस हिंदी को रोपा नहीं क्यों मन में आपने। और देखिए हिंदी हिंदी की तरफ से ही पढ़ रही हूँ, तो हिंदी क्या कह रही है हम ये जो रोना गाना करते हैं तो हिंदी कह रही है कि नजरे सहानुभूति की मुझ पर न डालिए, कि नजरे सहानुभूति की मुझ पर न डालिए, बस रस्म निभाने की रस्म मत निभाइए, कि नजरे सहानुभूति की मुझ पर न डालिए, बस रस्म निभाने की रस्म मत निभाइए, मेरे ही बोल थे जो कहा पहली बार माँ, कि मेरे ही बोल थे जो कहा पहली बार माँ, इस बात को न दिल से कभी भी भुलाइए, कि इस बात को न दिल से कभी भी भुलाइए। तो ये तो हिंदी की बात की मैंने। और हिंदी की ही तरफ से एक गजल प्रस्तुत करती हूँ कि हिंदी कह रही है कि भले कुछ भी कहते रहो मुझे, ये पता मुझे है कि क्या हूँ मैं, भले कुछ भी कहते रहो मुझे, ये पता मुझे है कि क्या हूँ मैं, मेरे बाजुओं में है दम बहुत,
मेरे बाजुओं में है दम बहुत, नहीं कम किसी से जरा। क्या बात। ये हिंदी अपनी ताकत बता रही है और हम सब देख रहे हैं हिंदी की ताकत का। भले ही वो हमारी राष्ट्र भाषा भी नहीं बन पाई है इतने दशकों बाद भी, लेकिन हिंदी की अपनी तरह से जो उसकी जो खूबियां हैं उसकी वजह से वो अपनी तरह से बढ़ रही है कि मेरे बाजुओं में है दम बहुत, नहीं कम किसी से जरा। मैं शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि वो जो अपनी जान पे भी खेल कर कर दुश्मनों से मुकाबला, वो जो अपनी जान पे भी खेल कर कर दुश्मनों से मुकाबला, उन्हीं बाकुरों की मजार पर, उन्हीं बाकुरों की मजार पर सदा एक जलता दिया हूँ मैं। उन्हीं बाकुरों की मजार पर सदा एक जलता दिया हूँ मैं। आज शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा हिंदी क्या कह रही है कि है लोग ऐसे करोड़ों में जो न पोंछ पाए पसीना भी, है लोग ऐसे करोड़ों में जो न पोंछ पाए पसीना भी, जो सुकून जरा सा थकन में दे, जो सुकून जरा सा थकन में दे, वही ठंडी ठंडी हवा हूँ मैं। जो सुकून जरा सा थकन में दे, वही ठंडी ठंडी हवा हूँ मैं। जी बहुत धन्यवाद। शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। किट्टी की हिंदी की बात, किट्टी की जिसके दम पे है सृष्टि, ये हिंदी को भी अभिमान नहीं है कि लेकिन बढ़ रही है, हम सब उस पर अभिमान करते हैं। किट्टी की जिसके दम पे है सृष्टि, ये उसे है नहीं अभिमान कुछ। टिकी जिसके दम पे है सृष्टि, ये उसे है, सृष्टि जी का नाम भी आ गया इसमें। टिकी जिसके दम पे है सृष्टि, ये उसे है नहीं अभिमान कुछ। कभी अपने मुंह से कहे नहीं, कभी अपने मुंह से कहे नहीं कि हर एक कण में बसा है। कभी अपने मुंह से कहे नहीं, हर एक कण में बसा है। और अंतिम शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि हिंदी क्या कह रही है कि मेरी रूह ने ये कहा मुझे, मुझे साथ अपने ही पाओगे। मेरी रूह ने ये कहा मुझे, मुझे साथ अपने ही पाओगे। वो जो मुश्किलों में भी साथ दे, वो जो मुश्किलों में भी साथ दे, वही एक तेरी सदा हूँ मैं। वो जो मुश्किलों में भी साथ दे, वही एक तेरी सदा हूँ मैं। भले कुछ भी कहते रहो मुझे, ये पता मुझे है कि क्या हूँ मैं। भले कुछ भी कहते रहो मुझे, ये पता मुझे है कि क्या हूँ मैं। मेरे बाजुओं में है दम बहुत, नहीं कम किसी से जरा हूँ मैं, नहीं कम किसी से जरा हूँ मैं। जी बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। जी बहुत धन्यवाद। खूबसूरत कविता वर्णन के लिए, आपके खूबसूरत शेर सुनकर बहुत ही आनंदमय लगा। जी बहुत धन्यवाद। अब मैं श्री लक्ष्मी शंकर बाजपेयी जी से निवेदन करती हूँ कि आप अपनी कविताओं से हम सभी दर्शकों को अनुग्रहित करें।
बहुत बहुत बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ सभी को हिंदी दिवस के अवसर पे। और आपने ये जो आयोजन किया है इसके लिए साधुवाद देता हूँ। और बस हिंदी की कीर्ति पूरी दुनिया में फैले। मैं आपसे सबसे पहले मैं कुछ माहिया सुनाता हूँ। आज माहिया जो है हमारी मिट्टी का अपना छंद है, और पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर वगैरह वगैरह, और उनमें ये बहुत छोटा सा छंद होता है, 12 मात्रा, 10 मात्रा, 12 मात्रा का एक होता है। तो दो चार माहिए पहले सुनिएगा कि जो लोग शिखर पर हैं, जो लोग शिखर पर हैं, काश उन्हें देखें जो नींव के पत्थर हैं। इतना छोटा सा छंद है ये। क्या कि बात। जो लोग शिखर पर हैं, काश उन्हें देखें जो नींव के पत्थर हैं। और दूसरा माहिया सुनेगा कि बस ये ही तरीका है, बस ये ही तरीका है, दिल में रंग भरो वरना सब फीका है। क्या बात, दिल क्या बात। में रंग भरो वरना सब फीका है। और एक माया ये कि देखो भर मत सपने, देखो भर मत सपने, वो तरकीब करो सब सपने हो अपने। क्या वो बात, क्या बात। तरकीब करो सब सपने हो अपने। और मैंने कहा थोड़े से माहिया बस सुनिए, दो एक नमूने के तौर पे अंतिम माहिया सुनिएगा जीवन के लिए, जिंदगी के लिए छोटा सा माहिया कि जीवन एक लोरी है, जीवन एक लोरी है, झूला सपनों का, झूला सपनों का, और वक्त की डोरी है, झूला सपनों का, और वक्त की डोरी है। और दो तीन बस दो ही सुन लीजिएगा ताकि वो कविता की ज्यादा से ज्यादा विधाएं उनका प्रतिनिधित्व हो जाए। तो पहला दोहा ये है कि हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान, हर ग्रह पर इंसान को खोज रहा विज्ञान, मैं अपने ही शहर में खोज रहा इंसान, कि मैं अपने ही शहर में खोज रहा इंसान। अलग अलग रंग के दोहे हैं। एक दोहा ये है कि पिंजरा जब खोला गया कुछ बरसों के बाद, पिंजरा जब खोला गया कुछ बरसों के बाद, उड़ लेता था वो कभी उसे नहीं था याद, उड़ लेता था वो कभी उसे नहीं था याद। और एक दोहा ये सुनिएगा कि ये मन के विश्वास हैं या है मन के रोग, ये मन के विश्वास हैं या है मन के रोग, क्या क्या भ्रम पाले हुए उम्र गंवाते लोग, क्या क्या भ्रम पाले हुए उम्र गंवाते लोग। और एक दोहा ये देखिए, माँ बाप कितना संघर्ष करते हैं और कई दफे बच्चे वो नहीं समझ पाते। एक दोहा सुनिएगा कि देखूं जब जब डिग्रियां दिखते हैं हर बार, देखूं जब जब डिग्रियां दिखते हैं हर बार, अम्मा के गिरवी रखे पायल कंगन हार, अम्मा के गिरवी रखे पायल कंगन हार। बहुत सारे दोहे हैं। एक अंतिम दोहा सुनिएगा, हमारे भीतर, मनुष्य के भीतर कितनी बड़ी शक्ति है। ये दोहा सुनिए कि मूरत भी उस वक्त ही बन पाती भगवान, कि मूरत भी उस वक्त ही बन पाती भगवान, प्राण प्रतिष्ठा जब करें उसमें कुछ इंसान, प्राण प्रतिष्ठा जब करें उसमें कुछ इंसान। मैंने कुछ दोहे आपको सुना दिए। और एक बस चूंकि योगी जी यहाँ पे आप सुन ही रहे हैं, एक मेरा एक काम ये है जो मैंने एक मिशन एक बनाया है कि चूंकि हमारा अमृत महोत्सव भी चल रहा है, अभी आजादी के 75वें वर्ष में हम प्रवेश कर गए,
तो हमारी युवा पीढ़ी नहीं जान सकती कि आजादी की लड़ाई में किस तरह के जज्बात थे, क्या भावनाएं थी, किस तरह से कुर्बानियां दी गई। तो मैंने आजादी के समय की कुछ घटनाओं को छंद में ढाल दिया, और मैं जहां भी कविता का पाठ हो तो ये जरूर सुनाता हूँ, कम से कम एक दो छंद तो सुना ही देता हूँ। दो छंद सिर्फ आपसे साझा करता हूँ। एक घटना 1857, हमारे बहादुर शाह जफर जो नायक थे पहले प्रथम स्वाधीनता संग्राम के, तो घटना ये होती है कि थाल में अंग्रेज अफसर उनके बेटों के 2 कटे सिर लाके पेश करता है कि ये 2 फूल भेजे ब्रिटिश सरकार ने ताकि उनका मनोबल टूट जाए। तो ये घटना होती है, छंद सुनिएगा। कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है। एक आपके लिए, आपकी बेगम के लिए। कि तोहफे में कटे शीश बेटों के जो पेश किए, कहा आप दोनों को ये एक एक फूल है। चौंके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर, चौंके तो जरूर किंतु शांत होके बोले जफर, हरकत आपकी ये बेहद फिजूल है। और देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है। देश के लिए हुए हैं कुर्बान बेटे मेरे, और कुर्बानी देना अपना उसूल है। और जंग ये रहेगी जारी, बोले दो ये लंदन को, हमें आपका ये प्यारा तोहफा कबूल है। हमें आपका ये प्यारा तोहफा कबूल है। और एक छंद देखिए, भारतीय नारी का चरित्र देखिए। ये सच्ची घटना है, 9 अगस्त 1942 मुंगेर बिहार की, गांधी जी का आह्वान करो या मरो, वहां की घटना। एक नारी की दास्तान जो अपने पति के साथ 24 घंटे उनके हर कार्यक्रम में साथ रहती थी। तो छंद सुनिएगा। कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था। कि पतिव्रता पत्नी भी साथ चली, पति ने तिरंगा फहराने को कदम जो निकाला था। फहराते ही तिरंगा ब्रिटिश सिपाहियों ने पति का शरीर गोलियों से भून डाला था। और पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब, पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब, हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। पति की लहू लुहान देह लड़खड़ाई जब, हाथ से तिरंगा बस गिरने ही वाला था। देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, देशभक्ति कितनी महान थी पतिव्रता की, पति से भी पहले तिरंगे को संभाला था, पति से भी पहले तिरंगे को संभाला था। ये मैंने 2 छंद आपसे साझा कर दिए। अंत में बस एक गजल से समापन करना चाहूंगा। तो ये गजल इस तरह है, सुनिएगा। कि मैं सीधे सीधे सुनाता हूं, थोड़ा समय बचेगा। कि उम्र की राह में कुछ ऐसे भी लम्हे आए, उम्र की राह में कुछ ऐसे भी लम्हे आए, जैसे अनमोल विरासत कोई हिस्से आए, जैसे अनमोल विरासत कोई हिस्से आए। और शेर ये है कि ऐसी बस्ती कि अंधेरा ही अंधेरा था वहां, ऐसी बस्ती कि अंधेरा ही अंधेरा था वहां, रोशनी देने में सूरज को पसीने आए, रोशनी देने में सूरज को पसीने आए। और जो मिट गए लोग अंधेरों को मिटाने के लिए, मिट गए लोग अंधेरों को मिटाने के लिए, तब कहीं जाके ये थोड़े से उजाले आए, तब कहीं जाके ये थोड़े से उजाले आए। और जो लोग उसूलों पे चलते हैं, समाज के लिए सोचते हैं, उनका जीवन बड़ा कष्टप्रद होता है। शेर सुनेगा कि उम्र भर धूप में तपना ही रही मजबूरी, उम्र भर धूप में तपना ही रही मजबूरी, चांद की ओर से यूं तो कई न्योते आए, कि चांद की ओर से यूं तो कई न्योते आए। और शेर ये है कि फिर सियासत ने नए नारों से बस्ती लूटी, कि फिर सियासत ने नए नारों से बस्ती लूटी, फिर नए रूप में बहुरूप ये छलने आए। और
फिर शिकारी ने नए रंग के दाने फेंके और फिर से दानों के लिए भूखे परिंदे आए। और शेर ये है कि उसके बर्ताव का अंदाज ही बदला सा मिला, उसके बर्ताव का अंदाज ही बदला सा मिला। थोड़ा रुतबा जो बढ़ा हाथ में पैसे आए, कि थोड़ा रुतबा जो बढ़ा हाथ में पैसे आए। और गजल का आखिरी शेर कि नींद की गोली उठाई तो माँ की याद जगी, नींद की गोली उठाई तो माँ की याद जगी। काश वो लोरियां गागा के सुलाने आए, काश वो लोरियां गागा के सुलाने आए। उम्र की राह में कुछ ऐसे भी लम्हे आए, जैसे अनमोल विरासत कोई हिस्से आए, जैसे अनमोल विरासत कोई हिस्से आए। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। वाजपेयी जी एक गीत सुनाइए जाने से पहले। जी जरूर सुनिए। जी 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 सुनिएगा सुनिएगा। एक जिंदगी के लिए थोड़ा बहुत मशवरा है मेरी तरफ से, विनम्र सुझाव कि 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो। पतझड़ सा क्या जीना मस्त बहार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो। और बंदियों है इतनी नफरत इतनी हिंसा मौतें और तबाही, इतनी नफरत इतनी हिंसा मौतें और तबाही। क्या हासिल है अनगिन आंसू देते रोज गवाही, क्यों ये सहमे सहमे पल बेकार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो। और बंदी है कि हवस बना देती है हमको वहशी और दरिंदा, हवस बना देती है हमको वहशी और दरिंदा। भीतर का इंसान मरेगा हवस रही गर जिंदा, हवस के हाथों मत हो कर लाचार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो। और गीत आगे बढ़ता है वो यूं कि ये तनाव संत्रास निराशा घुटन ऊब कुंठाएं, ये तनाव संत्रास निराशा घुटन ऊब कुंठाएं। देन आधुनिक शहरी जीवन की ये सभी बलाएं, देन आधुनिक शहरी जीवन की ये सभी बलाएं। गांव सरीखे आपस के व्यवहार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो। और गीत यूं आगे बढ़ता है कि टूट गए कुछ सपने तो क्या सपने नए सजाओ, टूट गए कुछ सपने तो क्या सपने नए सजाओ। एक नई मंजिल तय कर लो राहें नई बनाओ, एक नई मंजिल तय कर लो राहें नई बनाओ। हर पल एक अवसर है इसी विचार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो। और गीत यूं आगे बढ़ता है, अगले पल भी जी पाएंगे इसकी क्या गारंटी, अगले पल भी जी पाएंगे इसकी क्या गारंटी। ऊपर वाला खेल खत्म की कब खनका दे घंटी। जी, अगले पल भी जी पाएंगे इसकी क्या गारंटी, ऊपर वाला खेल खत्म की कब खनका दे घंटी। हर पल चलने को बिल्कुल तैयार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो। और गीत लंबा है, मैं कुछ 2 अंतरे और सुना देता हूं कि अनगिन पशु पक्षी भी पीते हैं जीवन का प्याला, अनगिन पशु पक्षी भी पीते हैं जीवन का प्याला। तुम मनुष्य हो पीने का हो कुछ अंदाज निराला, हर पल एक चुनौती एक ललकार से जियो, 4 दिन की जिंदगी है प्यार से जियो। और गीत का अंतिम ये अंतरा वो यूं है कि हर पल खुशियां रहो लुटाते बांटो दर्द किसी का, हर पल खुशियां रहो लुटाते बांटो दर्द किसी का। पूरा जीवन बन जाएगा एक त्योहार खुशी का, पूरा जीवन बन जाएगा एक त्योहार खुशी का। ठंडी मीठी सौंधी किसी बयार से जियो,
4 दिन की जिंदगी है, प्यार से जियो, पतझड़ सा क्या जीना, मस्त बहार से जियो। 4 दिन की जिंदगी है, प्यार से जियो। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, आपकी मनमोहक कविताओं के लिए आपका हृदय दिल से आभार है। जी धन्यवाद। मुझे आशा है आप सभी ने हिंदी दिवस पर कुछ परिप्रेक्ष्य प्राप्त किया है। अब कार्यक्रम के अंत में मैं आमंत्रित करना चाहूंगी सृष्टि हरिनारायण जी को धन्यवाद के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। हिंदी दिवस के आज के कार्यक्रम में विशेष रूप से भारत से जुड़ने वाले हमारे अतिथि प्रसिद्ध कवि श्री लक्ष्मी शंकर वाजपेयी एवं प्रतिष्ठित कवि यात्री श्री ममता किरण जी का बहुत आभार। श्री राजेश लक्ष्मण जी, श्री आराधना रामबली जी और सुष्मिता बुधाई जी का सर तक संवाद के लिए बहुत आभार। स्वामी विवेकानंद संस्कृत केंद्र के निदेशक डॉक्टर चैतन्य प्रकाश योगी जी का कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए और सुश्री अंजलि मोदी जी का उनके सफल संचालन के लिए बहुत धन्यवाद। आप सबको हिंदी दिवस के बहुत शुभकामनाएं।